अकलपुर नामक एक जहरीली गांव में सुरेखा उसके पति वरुण, सास भानुमति और ससुर आंजनेलु के साथ एक बड़े घर में रहती थी। बाप बेटे दोनों उसी गांव में एक दुकान में सब्जी बेचकर आए हुए पैसों से उनके परिवार का देखभाल करते थे। भानुमति बहुत आलसी थी। वो कम से कम उसके खुद के काम नहीं करती थी। वो अपनी बहू को बस सारे काम करते हुए देखती थी, मगर उसकी कभी कोई भी मदद नहीं करती थी। हमेशा बस घर पे पड़े हुए सोती रहती थी। उसके बारे में सबको पता होने के कारण कोई भी उसे कोई काम करने के लिए नहीं कहता था। एक दिन दोपहर के समय में सुरेखा उसके सास को खाना परोस रही थी। सासू माँ, आपको खाना कैसे लगा? आज मैंने घर के सारे काम जल्दी खत्म करके मेरे मनपसंद व्यंजन बनाया है। वाह, अब मुझे इसके सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, पर मैं नहीं दूंगी। ऐसे वो सोचकर वो उसके बहू की बातें सिर्फ सुनती है और जवाब नहीं देती है। सासू माँ, मैं यहाँ इतना बात कर रही हूँ और आप चुपचाप बैठे हैं, और ऊपर से आपने मेरे कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। जब वो उसके सासू माँ से ऐसे बात कर रही थी, उसके घर के सामने से पद्मा नामक एक औरत को गुजरते हुए देख वो ऐसे कहती है, आप तो वैसे भी मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दे रही है, तो आपसे बात करके कोई फायदा नहीं है। मैंने पद्मा को बाहर देखा है। आप खाते रहिए, मैं उससे बात करके आती हूँ। ऐसे कहकर वो बाहर पद्मा के पास जाती है। पद्मा, पद्मा, रुको! ऐसे वो जोर जोर से चिल्लाती है। उसकी चीखें सुन पद्मा रुक के पीछे की तरफ मुड़ती है। हाय भगवान, सुरेखा ने मुझे देख लिया। उसे छुप के जाने की इतनी कोशिश के बाद भी मैं बच नहीं पाई। अब तो मुझे उसकी बकवास सुनना ही होगा, और कोई चारा ही नहीं है। ठीक तभी सुरेखा पद्मा के पास आती है और ऐसे कहती है, अरे ये क्या पद्मा, मेरे घर के सामने से गुजरते हुए भी तुम घर आए बिना चली जा रही हो। नहीं नहीं सुरेखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा है, इसीलिए नहीं आई, वरना पक्का आती। पद्मा, आज ना मैंने मेरा मनपसंद बैंगन बनाया है, और पता है मेरे जैसे तो कोई भी खाना नहीं बना सकता। ऐसे वो लगातार पद्मा से बातें करती रहती है और ऐसे बहुत समय बीत जाता है। बाप रे, बहुत समय हो गया। अब अगर मैं इसे नहीं रोकूंगी तो ये सारा दिन मुझे ऐसे ही खड़ा करते बात करती रहेगी। सुरेखा, मैं स्टव पे चावल रख के भूल गई, मुझे तुरंत घर जाना होगा। हाँ ठीक है पद्मा, मुझे भी अंदर जाना होगा, सासू माँ को खाना परोसकर बहुत देर हो गया है। ये कहकर वो उसके घर के अंदर जाती है। ऐसे ही पद्मा सबके साथ बहुत बात करती थी। नया हो या पुराना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा की तरह एक दिन सुरेखा उसके सासू माँ को खाना परोसकर पड़ोसी के घर जाकर उनसे बात करने लगती है। अरे रे, मैंने सासू माँ को खाना परोसे हुए बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना होगा। चलिए मैं निकलती हूँ। हाँ, भगवान का शुक्र है कि इसको उसकी सास की याद आ गई है, वरना वो सारा दिन यही रह जाती। और ऐसे सुरेखा उसके सास के पास जाती है। सासू माँ, हो गया आपका खाना? ऐसे कहते हुए वो देखती है कि उसकी सासू माँ खाना खत्म करके हाथ धोए बिना वही बैठी रहती है। अरे सासू माँ, मैंने पानी का ग्लास भी तो यही रखा है, ऐसे बैठे रहने के बजाय आप हाथ तो धो लेते। चलो, अगर ग्लास लेने में इतनी दिक्कत थी तो कम से कम मुझे बुला तो लेते। इतनी आलसी रहना अच्छा नहीं है सासू माँ, ये लीजिए पानी। जब सुरेखा पानी का ग्लास देती है तब जाकर उसकी सास हाथ धोकर पानी पीती है। बाप रे, सासू माँ कितनी आलसी है आप, ऐसे नहीं चलेगा। उसके ऐसे कहने के बाद भी उसकी सास कुछ नहीं कहती है और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुरेखा घर के सारे काम खत्म करके बाहर खड़े होकर इधर उधर देखती रहती है। अरे ये क्या, आज तो मैंने सारे काम बहुत जल्दी खत्म कर दिया, लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं दिख रहा। यहाँ तक कि मैं बाहर आकर भी देख रही हूँ, इस रास्ते से तो कोई नहीं गुजर रहा। इतने में उसके घर के सामने से दो औरतें गुजर रहे होते हैं। तब सुरेखा उनके पास जाती है। कौन हो तुम लोग? मैंने तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा है। कहाँ रहते हो तुम? यहाँ से कहाँ जा रहे हो? सुनिए, हम दोनों बहनें हैं, इस गांव में नए आए हैं, बगल वाली गली के एक घर में किराए पे रह रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो कि गांव में नए आए हो, तो अगर कोई चीज की जरूरत पड़े तो मेरे घर आ सकते हो। ऐसे वो उनसे बिना रुके बात करते ही रहती है और ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है।
सुनिए, बहुत देर हो गई है, अब हम घर चलते हैं, कल पक्का तुम्हारे घर आएंगे। ये कह के वो दोनों बहनें उनके घर चले जाते हैं। अगले दिन सुरेखा उसके घर के सारे काम जल्दी खत्म करके उन दोनों बहनों का इंतजार करती है। कुछ देर बाद वो दोनों सुरेखा के घर आते हैं। सुरेखा, घर के काम हो गए क्या? किसका इंतजार कर रही हो? अरे आप ही का इंतजार कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों मेरे घर आए। बैठो बैठो, मैं ही तुम्हारे घर आने वाली थी और इतने में तुम लोग आ गए। ऐसे वो उन दोनों को बिठा के बात करते ही रहती है और ऐसे बहुत समय बीत जाता है। सुरेखा, जब से हम आए हैं तुम्हारी सास उसी कुर्सी में बैठे हुए हमें देख रही है, बस कुछ बात नहीं किया उन्होंने। मेरी सास बहुत आलसी है, उनके चारों ओर कुछ भी हो जाए वो ऐसे ही बैठी रहती है, कुछ नहीं करती है, बस यूं ही देखती है। ये कहकर वो उसके परिवार के बारे में सब कुछ उन दोनों को कह देती है। ठीक है सुरेखा, देर हो रही है, हम घर चलते हैं, कल वापस तुम्हारे घर आते हैं। और वो दोनों उनके घर चले जाते हैं। उसके बाद अगले दिन भी वो दो बहनें सुरेखा के घर जाकर उसकी बातें सुनते रहती हैं और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। हर रोज की तरह वो दोनों बहनें सुरेखा के घर जाते हैं। अरे सुरेखा, हर रोज की तरह तुम अकेले खाना बना रही हो क्या? हाँ, तुम दोनों सासू माँ के पास बैठो, मैं काम खत्म करके अभी आई। तब बहनें दोनों उसका घर पूरा छान मारते हैं। बहन, हर रोज की तरह आज भी इसके घर में कोई नहीं है, सिर्फ सुरेखा और उसकी सास है। हाँ दीदी, यही सही मौका है। देर किए बिना सुरेखा को पूछते हैं कि वो उसके घर में पैसे, गहने और सोना किधर छुपाती है। उन्हें लेकर यहाँ से निकल जाना होगा हमें। ये फैसला करके वो दोनों रसोई में खाना पकाते हुए सुरेखा के पास जाकर ऐसे पूछते हैं, सुरेखा, सारा दिन तो वैसे तुम्हारे घर में सिर्फ तुम और तुम्हारे सास रहते हो ना, तो अगर कोई चोर वोर आ गए तुम महंगी चीजों को कैसे बचा पाओगी? तुम दोनों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। अरे हमारे घर में चोरी होने की चिंता नहीं है, क्योंकि हमने हमारे पैसे, सोना और गहनों को एक अलमारी में रख के बंद कर दिया है। उसे सिर्फ मैं और मेरे पति खोल सकते हैं। चलो सुरेखा, तुरंत इस अलमारी को खोलो और हमें सारे पैसे, सोना दे दो, वरना हम तुम्हारे सास को जान से मार डालेंगे। ऐसे वो सुरेखा के गले पे चाकू लगाकर कहती है। सुरेखा चौंक जाती है और डर के मारे उन्हें अलमारी तक ले जाती है। मैंने तो सोचा कि तुम दोनों बहुत नेक और अच्छे हो, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने तुम दोनों को मेरे घर के अंदर बुलाए नहीं होता तो शायद ये सब नहीं होता। तुम्हारे बकवास के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। अलमारी खोलो जल्दी, वरना तुम्हारे सास को मार देंगे। मैं अगर इस कुर्सी से उठूंगी तो उन दोनों को चुटकी में बाहर फेंक दूंगी। तब तक इन्हें जितना हंगामा करना है करने दो। बाहर आते ही इन दोनों का काम तमाम कर दूंगी। सासू माँ, बाहर जाकर सबको बुलाइए, ऐसे सुरेखा जोर से चिल्लाती है। तुमने खुद तुम्हारे घर वालों के बारे में हमें बताया है। तुम्हारी सास इतनी आलसी है कि खतरे के समय में भी वो उस कुर्सी से नहीं उठेगी, तो उन्हें बुलाकर कोई फायदा नहीं है। ये कहते हुए बहनें दोनों सुरेखा के मुंह में कपड़ा घुसाकर उसके हाथ और पैर को रस्सी से बांध देते हैं। मेरे बहू को उन लोगों ने रस्सी से बांध दिया है, बाहर आने दो, उनको मैं एक सबक सिखाती हूँ। ये सोचकर वो उन दोनों को बस देखते रहती है और इस सब के दौरान वो बहनें उसके अलमारी में मौजूद सारी चीजों को लेकर घर से निकल ही रहे थे कि सुरेखा की सास उन्हें देख ऐसे सोचती है, वैसे भी ये लोग सोना और पैसे ही तो चोरी करके लेके जा रहे हैं, जाने दो, अब मैं इस कुर्सी से नहीं उठ पाऊंगी। उन दोनों के जाने के बाद भी वो उसके बहू को रस्सी से मुक्त करने के लिए भी नहीं उठती है। ऐसे ही शाम हो जाता है। शाम होने के कारण जब उसके पति और बेटा घर आते हैं तो सुरेखा को ऐसे रस्सी में बंधे हुए देख चौंक जाते हैं। भानुमति, बहू को ऐसे रस्सी में किसने बांधा? उसे मुक्त करे बिना तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि भानुमति उन्हें कोई जवाब नहीं दे रही थी, वो सुरेखा के मुंह से कपड़ा निकालकर उसके हाथ और पैर को रस्सी से मुक्त कर देते हैं। तब जाकर सुरेखा उन्हें जो कुछ भी हुआ बताती है। बेटा, अब ऐसे रोककर कोई फायदा नहीं है। अनजान लोगों से ज्यादा बात करोगे तो ऐसे ही होगा, और तुम्हारे साथ ही मेरी बीवी का भी गलती है। उसके आलसी रहने के कारण ही ये हुआ है। ससुर जी, मुझे माफ कीजिए,
आइंदा मैं ऐसे अनजान लोगों से हमारे बारे में सब कुछ नहीं बताऊंगी, ज्यादा बात नहीं करूंगी। पापा, जो हो गया सो हो गया। मेरी बीवी में बदलाव आया है, यही मेरे लिए बहुत है। मगर कल सब्जियां खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब हम क्या करेंगे? बेटा, हमने मेहनत से ही तो ये सब कमाया है, आगे भी यही करेंगे। फर्क सिर्फ यही है कि अब 2 के बजाय 4 लोग काम करेंगे, बहू और भानुमति भी। सुनिए, तुम तीनों काम करो, मैं नहीं कर पाऊंगी। भानुमति, तुम ये आलसी रहना छोड़ दोगी और काम करोगी। बस बहुत हो गया तुम्हारा। उसके पति के ऐसे जोर से कहने के कारण वो कुछ नहीं कह पाती है और तब से बाप बेटे उनके पत्नियों से भी दुकान में काम करवाते हैं। अगर मैं उस दिन आलसी नहीं बनती तो शायद आज मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब तो मुझे चुपचाप काम ही करना होगा। इस हालत की वजह तो मैं ही हूँ। मुझे कम से कम अब से बेवजह इतना ज्यादा बात करना नहीं पड़ेगा। और ऐसे तब से सुरेखा ज्यादा बात नहीं करती है और भानुमति भी आलसी नहीं रहती है। चारों काम करते हुए, पैसे कमाते हुए खुश रहते हैं।